हेलो गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार थोड़े अंतराल के बाद, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी जो क्या कहूँ मैं, जिनके बारे में लोग अक्सर जब भी वो आते हैं तो लोग अक्सर उनसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूछना चाहते हैं। लोग उनसे पूछना चाहते हैं 2015 वर्ल्ड कप के बारे में। लोग उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि 2014 में कैसे ही बहुत अर्ली स्टेजेस में ही उन्होंने पर्पल कैप भी हासिल कर ली। एक ऐसा कारनामा आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से T20 टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में उस खिलाड़ी ने आते ही जो है वो अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिन किस्सों के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और इन्हीं किस्सों को कहीं ना कहीं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत कम लोगों को पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स में जाने से पहले, बैक देन 2013-14, ये जो सीजन थे, इससे पहले वो दिल्ली डेयर डेविल्स, जो उस समय पे डेयर डेविल्स हुआ करती थी, उसके लिए साइन लगभग लगभग कर ही चुके थे। लास्ट मिनट कॉल था चेन्नई सुपर किंग्स का। और भी बहुत सारे किस्से हैं, चाहे वो ईशांत शर्मा से जोड़कर हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी से जोड़कर हो, बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। और देखते हैं कि क्या वो हमारे साथ जुड़ गए हैं या नहीं। अभी तक तो फिलहाल नहीं। मोहित भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज, तो फॉर श्योर 2 मिनट का हम आराम से इंतजार कर सकते हैं उनके लिए। तो आज हमारे साथ मोहित शर्मा जुड़ने वाले हैं। आप लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे 2015 वर्ल्ड कप उनका नाम जो है वो नहीं था। आखिर में क्या पता चलता है कि ईशांत शर्मा इंजर्ड हो चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार को इंजरी हो रखी है, और महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं उनसे ये बात कर लेते हैं उस वक्त पे कि तू तैयार रहे, तू खेलेगा। ये सारी चीजें, इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो दिल्ली डेयरडेविल्स जाने से पहले ऑलमोस्ट सेट हो गया था दिल्ली के लिए उनका खेलना, लेकिन लास्ट मिनट कॉल फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, और फिर उसके बाद चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद कैसे जो पहला आईपीएल था उसमें हमने देखा कि जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उस लिहाज से नहीं रही जिस हिसाब से उन्होंने भी सोचा होगा, या जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे। बट मैं लगातार उन्हें सर्च कर रहा हूँ कि क्या मोहित भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं मैं उन्हें लाइन पे लेता हूँ। उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजा है मुझे, 2 मिनट। यस, मैं देख पा रहा हूँ उन्हें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मोहित शर्मा बहुत जल्द अब आप लोगों के सामने होंगे, चंद सेकंड बाद। वेटिंग हो रहा है अभी तक। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी आप लोग जान रहे हैं, आजकल इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई बैठकर सर्फिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा कनेक्टिंग दिखा रहा है। आई थिंक होप ये कि जल्दी कनेक्ट हो जाए मोहित भाई, और हम स्टार्ट करें फिर। आप लोगों के, मुझे पता है, बहुत सारे सवाल जो आए थे अलग अलग पहलुओं पर, और कनेक्टिंग ही दिखा रहा है अभी कहीं ना कहीं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया है। सो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मोहित भाई, मैं दोबारा भेज रहा हूँ आपको रिक्वेस्ट। ये कह रहा है वेटिंग फॉर मोहित शर्मा 18, जो आपकी यूजर आईडी है। नाउ इट्स इन कनेक्टिंग। कैसे मोहित भाई? बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? खा लीजिए, आप खा लीजिए आराम आराम से, तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मोहित भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आप लोग निश्चित तौर पर जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से। 2015 का वर्ल्ड कप हो, 2014 T20 वर्ल्ड कप हो, 2014 अगेन पर्पल कैप होल्डर, जिसका हर कोई ड्रीम करता है। मोहित भाई, तो मैं वही बता रहा था लोगों को कि आप लोगों के जो सवाल हैं उनसे इधर उधर की भी थोड़ी सी बातें होंगी जो आप लोग कम ही जानते हैं, कि इतनी अर्ली स्टेज पे और किस तरह से, मतलब आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अगर मैं आपके करियर को एज एन हाईलाइटिंग पॉइंट्स उसके बताने शुरू करूं तो बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। लेकिन जी। सबसे पहले मैं शुरुआत इस कोविड एरा के दौर पे ही करता हूँ कि कोविड जो था चल रहा है इस वक्त पे, कोरोना। आप कैसे हैं? मतलब पूरा परिवार कैसा है? आप कैसे? मुझे पता है आप गुड़गांव में शायद, और फरीदाबाद आप नहीं लौट पाए थे। अब आप जी, जी, जी। कैसे हैं? नहीं, हम नहीं, टचवुड, लकीली हम सब ठीक है। फरीदाबाद में घर वाले भी ठीक है। यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ, हम सब ठीक है। और लॉक फॉलो कर रहे जी। हैं। हेलो, आवाज आ रही है रोहित जी, भाई? आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है।
हाँ, तो बस वही सारी जो भी है, बहुत अगर इमरजेंसी होती है तभी घर से बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम जाए, क्योंकि अभी भले ही लॉकडाउन खुल गया हो, अनलॉक शुरू हो गया हो, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी। तो हम्म। अभी सबसे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जो मुझे लगता है। चलिए, बिल्कुल मैं आता रहूंगा इस कोरोना के टाइम पे तो। लेकिन अभी जो मैं आज का आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ वो आपके करियर से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और वो बड़ा एक विवादित पहलू सामने निकल कर आया। वेस्ट इंडीज के जो पूर्व कप्तान है T20 के, डैरन सैमी, और जो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी खेले थे, उन्होंने हम्म। एक ये एक आरोप लगाया है। और ये आरोप इस तरह का है कि वो नहीं जानते कि उन खिलाड़ियों का इंटेंशन क्या था उस पर्टिकुलर शब्द को कहते हुए। मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा, और हम्म। आप बोले अगर आप को उस पूरे के पूरे शब्द की जानकारी है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही थी। वो इंटेंशनल थी या नॉन इंटेंशनल थी ये मुझे नहीं पता। अगर वो नॉन इंटेंशनल थी तो वो खिलाड़ी जुड़े मुझसे और मुझसे माफी मांगे और कह दें कि नॉन इंटेंशनल है। वरना फिर ये एक ऐसी गलती है जो मैं जिसे माफ नहीं कर सकता। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने भी बहुत सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के साथ खेला है, आपने बहुत सारे श्रीलंकन, साउथ अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ खेला है। क्या जी। आपने कभी कोई ऑब्जर्व की, या आपने कभी कुछ ऐसा किसी को कहते हुए सुना हो, या ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन आपकी कभी? नहीं, मैं इनफैक्ट डेरिन सैमी के साथ भी खेला हूँ 1 साल किंग्स इलेवन के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ मेरे कानों में पड़ा हो, या किसी ने कुछ किसी के साथ बदतमीजी करी हो, या रेसिज्म वाले कोई कमेंट दिए हो। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। और अगर उसके साथ हुआ है तो अब वो जानता होगा अच्छे से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि जो आपने 1 साल वाली बात की कि आप डैरन, आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह के खिलाड़ी थे वो, आपकी किस तरह की बातचीत होती थी जितनी भी हुई आपकी, किस तरह के खिलाड़ी थे? मतलब वैसे बड़े फन लविंग लगते हैं, वैसे सारे के सारे वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स बहुत जॉली नेचर के लगते हैं, हम्म। बहुत चिल आउट लगते हैं, बहुत रिलैक्स लगते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की चीजें उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती होंगी। लेकिन अचानक से ये जो चीज निकल कर आई है कि आप 1 साल उनके साथ खेले हैं, वो मैं जानता हूँ। तो आप अगर उनके हम्म। बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। हाँ, नहीं, बहुत ही ज्यादा फन लविंग बंदा है और बहुत ही इंजॉय करता है हर सिचुएशन को। और इनफैक्ट ऑफ द फील्ड तो और भी ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा। जिसे कहते हैं कि अगर हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलें कि बहुत ही कमाल का बक है, जो बिल्कुल शांत होता ही नहीं है और एनवायरनमेंट को बहुत ही हल्का रखता है। अब करेक्ट। अब इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सनराइजर्स की टीम में था नहीं, या मेरे सामने ये सब चीजें हुई नहीं है। लेकिन जितना मैं उनके साथ रहा हूँ ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मैंने बहुत इंजॉय किया। चलिए, एंजॉय निश्चित तौर पर हमने भी आपकी क्रिकेट को बहुत किया है। अब मैं आपकी क्रिकेट की तरफ आऊं तो दिल्ली कैपिटल्स, आपका जो पहला विकेट है आईपीएल का वो अगेंस्ट दिल्ली है, अगर मैं गलत नहीं हूं जी। तो। कॉर्नर है। बिल्कुल। ये बिल्कुल। मतलब आपकी जो स्टार्ट है, आपका जो आईपीएल स्टार्ट, और अब ये जो आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ पहुंचे हैं, एक तो मुझे हम्म। ये पूरा का पूरा पता है कि रोहित शर्मा के लिए दिल्ली कैपिटल्स पहुंचना मतलब अपने घर पहुंचने जैसा है। मैं जी। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको जब ये पता चला कि आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब खेलने जा रहे हैं, क्या हम्म। फील, क्या क्या पे, और अब डिसअपॉइंटमेंट कितना है कि यार आईपीएल का होगा नहीं होगा, इसके बारे में 50 चीजें सामने आ रही हैं। बहुत लोग ये भी हम्म। कहते हैं कि होगा, एक टाइमलाइन है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। आप हम्म। किस तरह का पूरा नहीं, मैं एक सेकेंड। एक्चुअली काफी काफी खुश हुआ जब डीडी ने लिया था। और एक सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काफी काफी अच्छा लगा जब डीडी ने लिया। इनफैक्ट मैं अभी लास्ट ईयर ही मैंने बैक का सर्जरी कराया था, तो इतना ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन था नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि मैं आईपीएल खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। पिछले 2 साल से बैक को लेके मैं स्ट्रगल कर रहा था काफी ज्यादा। सीजन का रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेलता था, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता था, तो पूरे सीजन मेहनत करने के बाद कुछ भी क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। फिर हमने प्लान किया कि आईपीएल के बाद तुरंत बाद हम सर्जरी कराएंगे, ताकि मेरे को थोड़ा लंबा टाइम मिल सके और मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। कुछ मैचेस रणजी ट्रॉफी खेलने का भी प्लान था, देन उसके बाद आईपीएल के लिए भी प्लान कर प्रॉपरली अपने आप को ट्रेन कर सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो भी सर्जन्स थे उनका अच्छे से आइडिया नहीं लग पाया उन्हें कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। फिर एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड में एक सर्जन है, उसने बोला कि ठीक है सर्जरी हो सकती है। और फिर हमने जुलाई में, आई थिंक जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में हमने सर्जरी कराई। देन थोड़ा सा लंबा पीरियड हो गया, तो उस टाइम पे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आईपीएल के लिए जाएं या नहीं जाएं। और कोई क्रिकेट खेला नहीं था उससे पहले काफी लंबे पीरियड के लिए, तो किसी को मालूम भी नहीं था कि खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। बट दिल्ली वालों ने ट्रस्ट किया। और ये जैसे उन्हें पता चला फिजियोज के कि हाँ ये फिट हो जाएगा आईपीएल से जस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले 100% फिट हो जाएगा,
सारी चीजें। तो लकीली एनसीए के जो फिजियोज और ट्रेनर्स थे उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया, और जो मेरा टाइम था उस टाइम से काफी पहले मैं ठीक हो गया 100%, और काफी मैंने अराउंड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मैं एनसीए से फ्री हो गया था आईपीएल से जस्ट पहले, और उससे पहले मेरे 10 से 15 100% वाले सेशंस हो चुके थे। तो मैं बहुत वेट कर रहा था आईपीएल का, लेकिन अभी जैसे सब वेट कर रहे हैं, हम भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ये कोविड-19 वाली सिचुएशन हटे। अच्छा, आपका जो वीडियो आया पहला दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जी वो बड़ा गजब था। वो मुझे पक्का पता है कि धवन भाई का आइडिया होगा, वो शिकी भाई का आइडिया होगा। लेकिन जी मैं आपसे एक और चीज इसके बाद जानना चाहूंगा। लेकिन ये जो एक कमराडरी है आप में और दिल्ली के कई सारे खिलाड़ियों में, बहुत सारे खिलाड़ियों का, तो आप हर्षल पटेल को ले लीजिए, चाहे फिर आप वो शिखर धवन को ले लीजिए, चाहे फिर आप अमित मिश्रा को ले लीजिए, ये सारे ऐसे नाम है। और भी कई नाम होंगे, ऋषभ पंत का भी उसमें नाम है। बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते कि आपने ऋषभ पंत के साथ भी बहुत टाइम बिताया है। ये सारे नाम। और अब एनसीए में आप पृथ्वी शॉ के साथ भी थे, मेरे ख्याल से आप ईशांत शर्मा का नाम भी उसमें है। तो ये जो मतलब आधी से ज्यादा दिल्ली को तो आप ऐसे है कि मतलब उनके अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो जी एक जी जी बहुत हेल्पफुल रहती है। आप नई फ्रेंचाइजी में जाते हैं क्योंकि आप सीएसके के लिए खेले हैं। और मैं बता रहा था अपनी को कि ये लगभग हो गया था कि 2013 जो आपका स्टार्टिंग, जो आपका पहला सीजन होने वाला था वो दिल्ली के लिए होने वाला था। एट द जी। लास्ट मोमेंट गए थे। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला आपने। मैं ऑलमोस्ट दिल्ली के लिए साइन कर चुका था उस टाइम पे। शेखर सर और आशीष कपूर भाई थे उस टाइम पे जो इनका देख रहे थे। तो हम्म। ऑलमोस्ट मेरा रणजी ट्रॉफी जब अच्छा गया तो सारी चीजें डन हो गई थी, लेकिन बाद में ये था कि ट्रायल देनी है या कुछ करना है। तो बाद में सर का फोन आया कि ठीक है अभी जो भी है देखेंगे, पहले उधर ट्रायल जल्दी होने वाली है, और उन्हें सीएसके को भी एक इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए था, बेसिकली 2 इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए थे। तो मैं उधर ट्रायल देने गया। लकीली फ्लेमिंग और एंडी बिकल को बहुत ज़्यादा पसंद आया मैं उस टाइम पे, और सीजन मेरा अच्छा गया था तो मैं अच्छी रिदम में था उस टाइम पे। तो फिर इसलिए सीएसके खेला, नहीं तो ऑलमोस्ट अगर सीएसके सीन में नहीं होती तो मैं दिल्ली ऑलमोस्ट साइन कर चुका होता। अच्छा, क्योंकि आपने मतलब सीएसके ने आपको बताया कि आपको उनमें बहुत ज्यादा आपकी आपकी किस चीज पे वो इंटरेस्टेड है? क्योंकि आपकी गेंदबाजी को लेकर निश्चित तौर पर फ्लेमिंग बहुत ज्यादा बोलते नहीं है। विकल से बात हुई हो, धोनी भाई से बात हुई हो उस समय पे, कोई ऐसी चीज आपको रिमेम्बर करती है कि यार ये चीज इनको मेरी, जिसको जिसको लेकर के एक होता है ना कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार इनको ना मेरी बॉलिंग का ये हिस्सा बहुत ज्यादा पसंद आया है और मुझे लगता है कि चीजें हो गई है भाई, सेट हो गई है। मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं फ्लेमिंग और एंडी बिकल ये देख रहे थे कि जो भी नया लड़का वो लेने वाले हैं, जो 2 फास्ट बॉलर वो लेने वाले हैं, उनमें से बेसिकली प्रेशर अच्छे से कौन झेल सकता है। तो क्योंकि हम लोग मैं, अंकित और रोनित, हम 3 बंदे टीम में सेलेक्ट हुए थे, जबकि वो 2 बंदे चूज करने वाले थे। तीनों ने ही बहुत अच्छा बॉल डाला था ट्रायल पे। तो हम तीनों में से कोई भी पहले कभी भी बड़े क्राउड के सामने खेला नहीं था। हम्म। तो अ, बस ये था कि उन्होंने देखा कि प्रेशर सिचुएशंस। खुशी भाई बोल रहे बैक ऑफ द हैंड बॉल था। बैक ऑफ द हैंड, इसका साइड ऑफ द हैंड आता है, हमारा बैक ऑफ द हैंड आता है, बस फर्क ये है। यू तो भाई को लगा हैंड बॉल था। तो बेसिकली फिर यही था, उन्होंने सिचुएशंस क्रिएट करी प्रैक्टिस पे, और उन्होंने बोला कि आपको ये बॉल डालना है और अभी ये बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और सिचुएशन ये है, तो आप कितना अच्छा डाल सकते हैं। तो हम तीनों ने, मुझे लगता है हम तीनों में से सबसे अच्छा बॉल उस सिचुएशन में रोनित ने डाला था। फिर अंकित ने भी अच्छा बॉल डाला था, फिर हम तीनों का बड़ा अच्छा रहा, फिर उसके बाद मेरा भी अच्छा रहा, तो हम तीनों ही सिलेक्ट हो गए थे उस चीज में। तो बेसिकली वो प्रेशर झेल सकते हैं नहीं झेल सकते हैं, वो चीज वो देखना चाहते थे। लेकिन मजे की बात यह है मोहित भाई, जो आपने अपने रिसेंट इंटरव्यूज में भी कहा कि पहला आईपीएल आपको बिल्कुल ऐसा गया कि सुन्न बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल में कभी बिल्कुल खेले, बिल्कुल। ना कभी इतनी ऑडियंस के सामने खेले, ना आपने खुद इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के कभी नहीं खेले, बड़े प्लेयर्स के सामने ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं किया। तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई। वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। नहीं बिल्कुल बहुत अलग था एक्सपीरियंस। और मेरे साथ चीजें ऐसी हुई कि मैं जब रणजी ट्रॉफी खेल के गया तो अमित मिश्रा कप्तान था हमारा, और मिशी हाँ। भाई के साथ एक्चुअली जो रणजी ट्रॉफी में कनेक्शन था वो हमेशा बताते रहते हैं आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो एक इंप्रेशन बन जाता है कि आपके सीनियर, आपको जो भी कप्तान है, आपके जो भी सीनियर है, वो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गाइड करते रहेंगे। तो जब मैं सीएसके में गया तो माही भाई बेसिकली क्या करते हैं कि माही भाई चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस से खुद से सीखें। तो ताकि ताकि आपको एक प्लेयर बनाने वाली क्वालिटी जो होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें, और प्रेशर सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है वो भी आपको आना चाहिए। हम्म। तो काफी काफी मैचेस तक माही भाई की और मेरी ढंग से बात हुई नहीं थी। जी जी जी। और भाई हाँ, के तो काफी टाइम तक चहल लगा रहेगा। चहल का छोड़ दीजिए, वो उसे को अभी अभी सो के उठा होगा, अभी इसने अपना लाइव किया है और अब उसके बाद ये लगा रहेगा।
तो बेसिकली बस यही था। फिर खेले, उसके बाद धीरे धीरे जब 4-5 मैच निकल गए तो मुझे पता ही नहीं था कि मैचेस किस तरफ चल रहे हैं, क्योंकि माही भाई बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, वो प्रेशर हमेशा अपने ऊपर ले लेते और मेरे को लाइट ही रखते थे हमेशा कि चलो फील्डिंग पोजीशन ये चाहिए, आप ये बॉल डाल सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो हाँ, पहला सीजन ऑलमोस्ट उसी तरीके से गया कि पता ही नहीं चला कि सीजन कब शुरू हुआ और कब निकल गया। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ट्रांजिशन रही है, मतलब आपने जिस तरह से सीखा चीजों को और आपने जिस तरह से वेरिएशंस लाई अपनी गेंदबाजी में, जो सारी चीजें आपने सीखी, मतलब सिर्फ एक आईपीएल का अंतर है उसमें, अगर मैं ऐसा कहूँ, या फिर आप निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हैं कि आपने जो पहला आईपीएल खत्म हुआ, क्योंकि मुझे याद है शायद वो पहले आईपीएल की बात थी जब एमएस धोनी ने आपको कहा कि सीख कर आना। और यही चीज मैं रिलेट करता हूँ मोहित भाई दीपक के साथ, दीपक चाहर के साथ। मैं दीपक चाहर भाई के साथ लगातार बात हो रही थी उस समय पे, और जब वो पहला आईपीएल 2018 में जब वो जीते, चहर भाई उस टीम में थे, तो मैंने उनसे यही पूछा। उन्होंने कहा कि चहर भाई को धोनी भाई ने कहा अब अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे और सीख कर आइयो अगले सीजन में, और फिर अगले सीजन उनसे डेथ में बॉलिंग करवाई। तो आप दोनों की जो स्टोरी है ना वो एक साथ चल रही है, जैसी चल रही है। नहीं, बिल्कुल ये होता ही है, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग नहीं हो रही है। हमारे टाइम पे चैंपियंस लीग होती थी सितंबर में, तो आईपीएल बेसिकली आपकी खत्म हुई मई लास्ट में, देन चैंपियंस लीग होती थी सितंबर में। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि अभी नया बॉल अच्छा चल रहा है, लेकिन ये 2-3 महीने का पीरियड है जहाँ पे हो सकता है कि तुझे चैंपियंस लीग में डेथ बॉलिंग डालनी पड़े। और चैंपियंस लीग का मतलब है कि सभी कंट्रीज की 8-10 कंट्रीज की चैंपियन टीमें आने वाली हैं, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो मजा आता है जब कोई टारगेट आपको मिले और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपना, कहते हैं ना, दिन रात एक कर देते हैं, और आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका कप्तान आपसे क्या डिमांड रख रहा है, तो फिर मजा आता है करने में और भी ज्यादा। तो फिर चैंपियंस लीग में भी डाला डेथ बॉलिंग। हाँ, अगर आप डेथ में डाल रहे हैं तो नो डाउट आपको मार लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटेज जो ज्यादा होगी वो मार लगने की रहेगी, लेकिन उतने ही चांसेस आपको विकेट मिलने के भी रहते हैं। तो चैंपियंस लीग भी मेरी अच्छी गई। वो चैंपियंस लीग हम लोग विनर भी थे, जीते थे हम लोग, सीएसके जीती थी वो चैंपियंस लीग को, तो ओवरऑल अच्छा गया। उसके बाद फिर 2014 का जो आईपीएल था वो यूएई में था, दुबई में था बेसिकली। बड़ी वजह क्या है मोहित भाई, वो ट्रांजिशन जो आया कि एकदम पर्पल कैप भी आ गई, और हमने देखा मुंबई के अगेंस्ट आपके वो 4 विकेट, राजस्थान के अगेंस्ट आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लगातार। मतलब 2013 के मोहित शर्मा में और 2014 के मोहित शर्मा में बहुत बड़ा अंतर था। जी जी, मुझे लगता है रोहित भाई कि मैं थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशंस में कैसे डील करना है वो थोड़ा सा सीख गया था। एंड नो डाउट कि पहले अभी भी मुझे लगता है कि माही भाई अगर किसी बॉलर से प्रेशर हटाना होता है तो उसे बहुत क्लियर रखते हैं। अगर उससे कुछ पूछेंगे भी तो ये पूछते हैं कि तुम कौन सा बॉल डालने वाला है, ये नहीं पूछेंगे फील्डिंग कहाँ कहाँ चाहिए और उसके बाद क्या बॉल डालनी है वो डिसाइड करना है। तो बेसिकली कभी भी ऐसा होता था कि 2 बॉलों पे 2 चौके लग गए हैं, कुछ हो गए और वो आपसे बात करने आ रहे हैं, तो वो यही पूछेंगे कि अगली बॉल कौन सी डालने वाला है। तो तुम बताओगे कि अगली बॉल ये डालने वाला हूँ, तो उसी हिसाब से फील्ड ले लेते हैं वो, कि एटलीस्ट अगर वो एग्जीक्यूट अच्छे से होती है तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको रन ना लगे। तो वो जो क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड रहता है आपका, वो बहुत हेल्प कर जाता है आपको। तो वो वाला जोन मुझे पता चल गया था, मेरा जो कोऑर्डिनेशन था माही भाई के साथ वो बहुत अच्छे से सेट हो गया था, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा हाउला ना करके थोड़ा गेम पे फोकस करूँ। तो वो वाली चीज क्या कभी धोनी भाई से आफ्टर आईपीएल इस चीज को लेके, गेंदबाजी को लेके, कि माई भाई मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि विद इन दी आईपीएल मुझे जो चेन्नई के प्लेयर बताया वो तो ये बताया कि माई भाई का कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जब वो उन्हें आराम करना होगा तब वहां पे एनडी का बोर्ड लग जाएगा, वरना उनका कमरा यंगस्टर्स के लिए हमेशा खुला है, आप जब जाइए जो बात की। लेकिन क्या आफ्टर आईपीएल? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जब मैं 3-4 साल इंडिया के लिए भी खेला हूँ तो लकी रहा कि उन्हीं की कप्तानी में खेला हूँ, तो काफी ऑफ द फील्ड हम लोग काफी बातें करते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड भी करते हैं, क्रिकेट से हटके भी करते हैं। तो जब आईपीएल में बेसिकली आप रहते हैं तो कई बार आप किसी चीज के लिए कंफ्यूज हैं कि आपको यार समझ नहीं आ रहा है। मान लो कि रसल कल आके बैटिंग करने वाला है, रसल के साथ मैच है, और आपके दिमाग में 3-4 प्लान घूम रहे हैं कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वो चारों प्लानों पे बात करेंगे आपसे, और जो प्लान मेरी बॉलिंग के हिसाब से मुझे सूट करेगा उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम वो ये सोच रहे होते हैं कि उस प्लान के अकॉर्डिंग वो फील्डिंग कैसे ले सकते हैं, और अगर वो प्लान फेल होता है देन प्लान बी क्या हो सकता है। तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं तो महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा कप्तान है जो प्लेयर्स को, जितना प्लेयर्स अपने आप को नहीं जानते हैं, कुछ प्लेयर्स जो अपने आप को नहीं जानते होंगे उनसे अच्छी तरह से वो प्लेयर्स को जानता है। बिल्कुल, ये रायना भाई ने भी बात कही थी मुझे, मैंने 2018 में ही उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि कई प्लेयर्स को माही उनसे ज्यादा जानता है जितना वो खिलाड़ी। जी जी। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है चेन्नई के साथ कैंपेन बड़ा सही रहा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिनकी इतनी बात हो रही है
उनको आईपीएल में अगर किसी गेंदबाज ने रोका आखिरी, तो आप थे 2018 का, 18 या 19, 18 आई थिंक, 18 2018। 18 तो आप 18। 2018 में आपने वो आखिरी ओवर डाला, उससे एक जो एंड्रू टाई का ओवर गया था उसमें आई थिंक 19 रन आए थे, जी आपके जी पहले 18 रन आए थे, 17 जी। रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। हम्म। आपने पूरी दुनिया को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर रोकना है करने से तो कैसे रोकी है, उसकी नहीं कोई। यार, मुझे लगता है कि मैं लकी था उस दिन कि मेरा दिन अच्छा रहा है, नहीं तो माही भाई ने लास्ट ओवर में बहुत सारी चीजें करके दिखाई हुई हैं, वो सबने देखी हुई है हमने। तो बस यही था कि मैं बहुत क्लियर था उस टाइम पे, क्योंकि आपने अगर सिर्फ आपने, आपने 6 की 6 एक ही गेंदें डाली थी। हाँ, कि उसका रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मतलब कि हम लोग बहुत क्लियर थे कि माही भाई की कमर में दर्द था, अगर आपने वो पूरा मैच देखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो उनकी कमर में वो स्पैजम आ चुका था। लकीली तो मैं क्या बोलूं, मेरे लिए लकी थी वो चीज, लेकिन किसी को भी इंजरी होना बहुत ही गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए। तो हमने डिसाइड यही किया था, जब अश्विन भी मेरे पास आया या जब केएल मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें एक ही बोला, अगर मैं सामने स्ट्रेट यॉर्कर डालने जाता हूँ और अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मैं या एग्जीक्यूशन के 90% भी आसपास रहा और 10% भी नहीं हो पाया, तो वो रिस्ट से छक्का मार देंगे, क्योंकि आई नो कि वो बहुत स्ट्रांग है उस चीज में। और नाना करते हुए प्रैक्टिस में शायद हमने हजारों छक्के खाए होंगे वैसे उनसे। तो वो चीज बहुत क्लियर थी। तो मुझे लगा कि अगर आपकी कमर में दर्द है और अगर मैं बैट्समैन हूं और मुझे लास्ट ओवर में छक्के मारने हैं, तो बाहर से खींचना बहुत डिफिकल्ट है। भले आप 70% भी अगर आपकी एग्जीक्यूशन रेट रहेगी, तो भी आप बहुत डिफिकल्ट रहेगा वहां से छक्का मारना। तो मेरे पास जो मार्जिन ऑफ एरर था, हाँ, हाँ, मेरे पास जो मार्जिन ऑफ एरर था वो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा था। तो मैं वो जो 20% का मार्जिन ऑफ एरर था उस तरफ गया। फिर हमने प्लान किया कि अगर वाइड यॉर्कर से हमें चौका लगे, छक्का लगे, कुछ भी लगे, एग्जीक्यूट हो नहीं हो, वाइड जाए या ना जाए, लेकिन हम उसी पे रहेंगे। हम दूसरा प्लान सोचेंगे ही नहीं, भले ही मैच हार जाए, लेकिन दूसरा प्लान नहीं सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि फ्लोअर मिक्स कर दूं या कुछ भी। तो हमने फील्ड भी ले लिया था एक, वहां पे हमने 2 डी पॉइंट ले लिए थे, ताकि अगर चौका भी लगे तो ऐसे, क्योंकि 17 रन या 16 रन ऐसे होते हैं कि आप चौके से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है छक्का लगना चाहिए। बिल्कुल। तो बस वो एग्जीक्यूट हुआ। लास्ट बॉल जब बचा था तो सबके सब आ गए मेरे सर पे कि नो बॉल नहीं होना चाहिए, नो बॉल नहीं होना चाहिए, नो बॉल नहीं होना चाहिए। तो उस चक्कर में मैंने सीधा डाला, वो छक्का लगा 90 मीटर का, तो लास्ट छक्का अब तक चुभता है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त पे इंडियन टीम में ऐसे कई बॉलर हैं जो वही गेंदबाजी कर रहे हैं जो एक वक्त पे मोहित शर्मा करते थे, और वही हिटिंग दी ऑफ स्टंप, वो वाली जो लाइन जी टॉप ऑफ स्टंप की, जिसमें दीपक चहर का भी नाम है, शायद उसमें आप शार्दुल ठाकुर का नाम भी जोड़ सकते हैं, और भी कई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आने वाले समय में अब भारत में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने हैं। अगर अब ये कोविड एरा को छोड़ दिया जाए तो टी वर्ल्ड कप था, आपका वर्ल्ड कप है, सारी चीजें भारत में होनी है, 20 ओवर्स, 50 ओवर्स। आप इन गेंदबाजों के फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं? ये अभी न्यू कमर्स है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं जिस तरह की गेंदबाजी के साथ आपने इतनी सक्सेस पाई है। इनके फ्यूचर को और इस तरह के, ये बुमराह, शमी, थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी गेंदबाजी अलग है एज कम्पेयर जी टू पास। इनके जी। फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं मोहित भाई? नहीं यार, देखिए, मुझे लगता है कि जो टॉप ऑफ ऑफ वाली बात करी है हमने, वो तो आपको हर फॉर्मेट में चाहिए ही चाहिए। उससे हम्म, वो उससे अच्छा बॉल कभी बना नहीं है। जैसे बोलते हैं कि यॉर्कर पुराने टाइम में भी अच्छा था और नए टाइम में भी अच्छा है, तो उसे बीट नहीं कर सकते आप। और वही तरीका है कि टॉप, वही सेम चीज टॉप ऑफ ऑफ के साथ भी है, कि अगर आप बेसिकली स्विंग बॉलर हैं, जिनका भी आपने नाम लिया है वो ऑलमोस्ट सारे स्विंग बॉलर हैं। मैं भी स्विंग कराने के लिए देखता हूँ। बिल्कुल। दीपक चाहर भी बेसिकली स्विंग बॉलर है, शार्दुल भी स्विंग कराने के लिए देखता है। तो आप किसी भी टीम में जाएंगे, सबसे पहली जो प्रैक्टिस होती है वो टॉप ऑफ ऑफ वाली होती है। अगर हम्म, आप उस बॉल में माहिर हैं, तो हम्म, देन आपको फिर दूसरी चीजें सोचनी पड़ती है कि अब मैं यॉर्कर कैसे डालूं या फिर मैं स्लोअर वंस कैसे डालूं। तो वो बेस्ट बॉल है, जो मुझे लगता है कि उससे अच्छी बॉल नहीं हो सकती। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं शार्दुल, दीपक ठाकुर, ये बहुत बहुत शार्दुल हो गया, दीपक चाहर हो गया, ये लोग बहुत टैलेंटेड है यार, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और बहुत ही सबसे जरूरी चीज है कि आपको टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। तो मैं शार्दुल के साथ भी काफी क्रिकेट खेला हूँ, मैं दीपक के साथ भी काफी क्रिकेट खेला हूँ। तो इनके जो वर्क एथिक्स हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है बेसिकली। तो अगर आपके वर्क एथिक्स अच्छे हैं और आप बहुत ईमानदार हैं अपनी प्रोसेस को लेके, तो आप कभी भी, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आप हारेंगे नहीं, लेकिन आप इजीली नहीं हारेंगे। आप हम्म, उस चीज के बहुत क्लोज जाके, और बहुत ही हो सकता है कि आप अचीव करें, थोड़े टाइम लगे अचीव करने में, क्योंकि आप एक अच्छे से प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो अचीव जरूर करेंगे आप। तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और अभी जितने भी लड़के आ रहे हैं, सब जितने भी लड़के, क्या मैं खुद उन्हीं का, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एज ग्रुप का, मैं खुद अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं 100% फिट हुआ हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस से कि एक सीजन अच्छा जाए और वापस से सेम उसी जगह पे पहुंचूं। बाकी है।
हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बॉडी अच्छा फील कर रही है, 100% फिट हुआ हूँ काफी टाइम बाद, 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था बैक को लेके, वही उसी पे मैं क्रिकेट आ नहीं रहा खेल पा रहा था। था में जो रहा आपका टाइम बहुत सही रहा, जो हमने वीडियोस भी देखे और जो मैंने बताया भी कि आपको वहाँ ईशान भाई भी मिले, पृथ्वी शॉ भी मिला और आपको शिखर धवन भाई भी मिले। मैं एक ये जी चीज आपके साथ जानना चाह रहा था क्योंकि आपने शिखर धवन के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड किया है, अच्छी कमराडरी है आपकी, और आपने ईशांत शर्मा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड किया है। जी जी एक जी। जो इन दोनों के बीच कनेक्ट होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, लेकिन अगर शिखी भाई ने आपके साथ ये शेयर किया हो तो मैं जानना चाहता हूँ। ईशांत शर्मा 2015 वर्ल्ड कप के ठीक पहले इंजर्ड होते हैं और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, पूरा जो ड्रेसिंग रूम था उस वक्त पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2019 वर्ल्ड कप इतना शानदार जा रहा था, आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो रनों का एक अंबार लगा देते हैं, झड़ी लगा देते हैं वो रनों की। इस बार भी वैसा ही होना था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका शतक आ चुका था लेकिन वो अंगूठा फ्रैक्चर होता है, वो बाहर हो जाते हैं। उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट, पूरे इंडिया के लिए इमोशनल हम्म। मोमेंट। ईशांत शर्मा से तो आपने बहुत बातें शेयर की इस दौरान कि ईशान भाई मैंने आपसे बहुत सीखा है, मैं करने की कोशिश करूंगा, वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा रहा, मैं आगे उसकी बात करूंगा। जी। शिखर के साथ कुछ बात आपको मौका मिला शेयर करने का, वो एक्सपीरियंस जब वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में उनसे आपने बात की हो या उन्होंने आपको कुछ बताया हो इस टाइम पे जब। नहीं, शिकी भाई एक्चुअली एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टफ सिचुएशन को बहुत ही इजीली हैंडल कर लेते हैं। आप देखेंगे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शिकी भाई के नेचर का, कि वो बंदा 0 पे आउट होता है तो उसके मुंह पे स्माइल होती है, वो बंदा 99 पे आउट होता है तो उसके मुंह पे स्माइल होती है, वो बंदा 150 करके आउट होता है तो उसके मुंह पे स्माइल होती है, उसे इंजरी होती है तो उसके मुंह पे स्माइल होती है। तो बहुत ही बड़ी चीज है ये सीखने के लिए कि आप एक जो उसका प्रोसेस है बेसिकली, उस खुशी मतलब का जो प्रोसेस। आपका आवाज नहीं आया। हर वक्त पे एक जैसा रहना। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी चीज है अगर आप, कोई बंदा उस चीज को सीख सकता है कि यार ये चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आप इंजर्ड भी होंगे, जैसे आपने बोला कि आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में वो रन बना देते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है इंजर्ड हो गए। आप इंजरी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका एक प्रोसेस है, क्योंकि इंजरी होगी आपको, आप नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कौन सी बॉल ऑफ बाउंस हो जाए या कौन सी बॉल नीचे रह के आपके पैर में लग जाए या ऑफ बाउंस होकर आपके अंगूठे पे लग जाए। और बीइंग अ बैट्समैन ज्यादा चांसेस हैं, यस फास्ट बॉलर ज्यादा इंजर्ड होते हैं, लंबे पीरियड के लिए इंजर्ड होते हैं, लेकिन बैट्समैन के साथ भी सेम केसेस है, आपके अंगूठे पे बॉल लग जाए आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप एक बॉल ऑफ बाउंस होती है आपका अंगूठा टूट जाता है। तो उस टाइम पे आपको यस आपके आजू बाजू वाले मैटर करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो चीज शिखी भाई को देख के ना ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कभी डिमोरलाइज हो ही नहीं सकता, ये बंदा, इसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि कोई भी चीज कितनी भी डिफिकल्ट इसके सामने रख दो, ये उसे हंस के ही एक्सेप्ट करेगा। तो वो सारी चीजें सीखी हैं, ये सब बातें भी होती है कि कैसे यार ऐसे कैसे आप सारी चीजें निकाल देते हो, तो यही बोलते हैं यार पार्ट एंड पार्सल है, इसे यू कांट हेल्प इट, ये होंगी होंगी। तो वो सब चीजें हैं, तो कोशिश करते हैं हम भी अप्लाई करने की, हमेशा हंसते रहने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आपका खुद का करियर तो ऐसे ऐसे समय पे आपको इंजरीज हुई है जब आपका करियर बहुत अच्छा फ्लाई कर रहा होता है। मैं 2015 वर्ल्ड कप की तरफ आना चाहूंगा। ईशांत शर्मा पहले नाम नहीं आता है, 2014 के आप हिस्सा रहे, 2015 में जब नाम नहीं आता है तो निश्चित तौर पर डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा, लेकिन वो जो ईशान भाई के लिए थोड़ा सा अनलकी हो गया, आपको उसके उस टाइम पे मौका मिल गया, माई भाई ने भी कह दिया कि तू तैयार रही हो, तेरे को मौका मिलेगा। उसके बाद जिस तरह की गेंदबाजी रही, पहले 7 मैचेस में हम लोगों ने ऑल आउट किया टीम्स को, जबकि हर कोई ये कह रहा था कि यार इस टीम में बॉलर कौन है, सारे तो न्यू कमर्स है, चाहे उमेश यादव हो, चाहे मोहम्मद शमी, चाहे सब नए नए आए थे। वो टाइम कैसा था कैप्टन की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, रवि भाई की तरफ से? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी पेप टॉक, मोटिवेशन टॉक याद आती है कि यार तुम लोगों को ये बाहर का कुछ नहीं करना है, तुम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग था जब ईशान की इंजरी वापस से एग्रीवेट हो गई थी और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। वो मीटिंग मुझे अब तक याद है, इनफैक्ट पूरी टीम बहुत ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अपने देश के लिए एक वर्ल्ड कप खेले। और मैं वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक ट्रायंगुलर सीरीज थी हमारी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, उस टीम का हिस्सा था लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं था। और मेरा पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था, रणजी ट्रॉफी में पूरा खेल के आया था, अच्छी रिदम बनी हुई थी, सारी चीजें बहुत अच्छी, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। जब वो ट्रायंगुलर सीरीज में मैच खेला तो उसमें बॉलिंग बहुत अच्छी हुई मेरी। तो फिर टीम ने डिसाइड किया था कि हम लोग टीम के साथ ही रहेंगे, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम लोग भले टीम के साथ ना हो, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको क्वालिटी प्रैक्टिस मिलनी, क्वालिटी बॉलिंग प्रैक्टिस मिलनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो धवल और मुझे टीम के साथ रखने का उन्होंने डिसाइड किया था कि टीम के साथ रखेंगे पूरे वर्ल्ड कप में। तो मैं तो उसी में बहुत ज्यादा खुश था कि यार आपको एक पूरे वर्ल्ड कप साइड के साथ, आप भले टीम में ना हो लेकिन टीम के साथ रहने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी चीज है।
और फिर हम वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हमें 3-4 दिन का ऑफ मिला था, तो हम लोग गए थे बाहर। तो ट्रैकिंग करते हुए वापस से उसका घुटना एग्रीवेट हो गया ईशान का, और वापस से इंजरी, उसे दर्द ज्यादा शुरू हो गया। तो फिर मुझे याद है प्रैक्टिस में जब रवि भाई आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि मोहित तैयार रहना है, हो सकता है कि अगर ईशान फिट नहीं है या ईशान रिकवर नहीं कर पाता है तो आप टीम के साथ आ सकते हैं। रवि भाई तो एक, आम बात भी वैसे ही बोलते हैं जैसे उनको दिखाते हैं लोग। नहीं भाई वो आम बात भी ऐसी, हाँ एग्जैक्टली वो आम बात भी ऐसी बोलते हैं जैसे कमेंट्री कर रहे हो, पूरा बंदा डरा देते हैं यार बाजू वाला को। तो बस वही था। फिर कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग थी, ईशान के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन जब वो सारी चीजें खत्म हुई तो मैंने ईशान से बात करी, ईशान से पूछा इनफैक्ट कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बड़ा टूर्नामेंट, यस मैं 2014 का वर्ल्ड कप खेला था और उसमें भी हम लोग फाइनल खेले थे। बिल्कुल। तो लेकिन T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का फर्क है। लोग कह देते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है जो मुझे फील हुआ है। तो मैंने ईशान से काफी बातें करी, और इनफैक्ट हम लोग अभी भी, मैं समझता हूँ कि हमारे इंडियन क्रिकेट में अगर फास्ट बॉलर्स की बात करूं, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, जिस टाइम से मैं खेल रहा हूं उस टाइम से अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर्स हैं जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनमें ईशान, भुवी और अभी बुमराह बहुत ज्यादा है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा अपनी बॉलिंग की बारीकियां या उन पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो इनसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हम लोग साउथ अफ्रीका में वनडे खेल रहे थे, मुझे याद है, तो भुवी, बारिश आ गई थी, भुवी, मैं और ईशान कम से कम भी 2 घंटे सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे थे कि पैर कैसे आना चाहिए, हाथ कैसे आना चाहिए। तो वो कन्वर्सेशन ऐसी होती है ना कि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको पता नहीं चलता। तो ईशान ने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई। वो कई बार ऑस्ट्रेलिया आ चुका था उससे पहले खेलने के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया में लेंथ क्या होनी चाहिए। मेरी लेंथ जनरली ऊपर थी, तो उसने बताया कि तू तेरा बाउंसर बहुत स्किडी है, तो तू बाउंसर ज्यादा यूज कर सकता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तेज आएगा। और वही चीज हुई कि मेरे को, आप देखेंगे हमारे इंडियन फास्ट बॉलर्स ने 7 मैच खेले, सातों के सातों में हमने दूसरी टीम को ऑल आउट किया, जो वर्ल्ड कप में अब तक रिकॉर्ड है। और हमने सबसे ज्यादा बीइंग अंडरडॉग बॉलिंग साइड, जो कोई भी सब ये बोल रहे थे कि यंग साइड है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, हमने सबसे ज्यादा बाउंसर्स पे आउट किए हैं उस टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल। वो, और उस टाइम पे क्योंकि सबका ही अच्छा चल रहा था, शमी, मैं और उमेश कंसिस्टेंट 140 प्लस डाल रहे थे, तो बॉलिंग साइड भी बहुत अच्छा कर रही थी। और अश्विन और जड्डू तो नो डाउट कि उन्होंने जो बॉल डाला है, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बोलते थे हमारे स्पिनर्स अच्छा नहीं कर पाते। तो ओवरऑल हमारी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रही थी। बस एक दिन हमारा खराब गया जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम अच्छा नहीं कर पाए, और उसी पूरे टूर्नामेंट में एक दिन खराब था और वो सेमीफाइनल ही निकला हमारा। अच्छा, उस वक्त पे जो मैं जानना चाह रहा था, क्या इस तरह की कुछ बातें होती थी कि तुम्हें बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, खासतौर पे महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से? क्योंकि मुझे याद है कि उस टूर्नामेंट से पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी, उसमें भी इंडिया की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उसमें कुछ बहुत ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा स्पीड देखने को मिल रही थी, ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिल रहा था, ना बहुत ज्यादा फॉल ऑफ विकेट्स देखने को मिल रहे थे। ये सारी चीजें नहीं देखने को मिल रही थी। अचानक से क्या होता है कि टीम बिल्कुल पूरी तरह से रिवाइव हो जाती है जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है। बल्कि मीडिया मीडिया में ऐसी चर्चा थी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि यार भारतीय टीम इस बार कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन आप लोगों ने वो सारी की सारी चीजें चेंज किया, आप लोगों ने वो सारी की सारी चीजें बदली। क्या कुछ कुछ ऐसा रिवाइवल हुआ? मतलब रोहित शर्मा, अचानक से रोहित शर्मा का बल्ले बल्ले से रन निकलने लगे, विराट कोहली के बल्ले से रन निकलने लगे। सेम थिंग जो ट्रायंगुलर सीरीज में हो रही थी, हम वो चीजें नहीं देख पा रहे थे मोहित भाई। यार मुझे नहीं मालूम कि मीडिया में क्या चल रहा था या सोशल नेटवर्किंग पे क्या चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था सोशल नेटवर्किंग पे। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंस्टा पे नहीं बैठता था या फेसबुक पे एक्टिव नहीं था, तो मुझे पता नहीं चलता था कि ज्यादा क्या है। देखने को मिलता है आपको क्या? दोनों चीज? कोई ऐसा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है ट्रायंगुलर सीरीज और वर्ल्ड कप के बीच, जिसको जिसको देख के लगा हो यार चेंज हो गया सब कुछ? यार मुझे ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये था कि जो ट्रायंगुलर सीरीज थी वो सब इस तरीके से ले रहे थे कि ये वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस है। अच्छा। तो बेसिकली ये होता भी है, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं 2-3 महीने पहले, वो सब उन्हें वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस के हिसाब से ही लेते हैं और उसी हिसाब से डील करते हैं। और हमारे साथ ये था कि हम खेल भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में ही वर्ल्ड कप था। तो मुझे नहीं लगता कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस की अगर सोच रहे हैं तो और ज्यादा सीरियसली उस चीज को लेंगे आप, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा सीरियसली, और उस लेवल पे कोई भी हल्का लेगा मुझे नहीं लगता। तो लेकिन जब वर्ल्ड कप आया और जो वर्ल्ड ट्रायंगुलर सीरीज के बाद जो हमें गैप मिला 1 हफ्ते का और सबने अपना अपना टाइम लिया उसमें, तो उस चीज ने सबको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा रिलैक्स कर दिया था कि जब हम वापस से आए तो हमने सबने अपना 110% या 120% देने की कोशिश करी प्रैक्टिस में। और मुझे याद है कि रवि भाई, माही भाई, विराट, जितने भी रोहित, शिखर, जितने भी सीनियर थे, उनका एक ऑरा ही अलग था उस टाइम पे। वो इतनी इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी टीम के अंदर
कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम लोग नई टीम है या आप लोग खेले नहीं हैं। और ऐसा नहीं था कि कोई भी यंग है, आप देखेंगे मोहम्मद शमी, उमेश मेरे से पहले से खेल रहे थे, और मैंने इंडिया का डेब्यू किया था 2013 में। हाँ 13-14 में मैंने डेब्यू किया था, तो मेरे भी 2 साल हो गए थे ऑलरेडी खेलते खेलते। और अगर आप कंट्री को 2 साल हो गए आपको रिप्रेजेंट करते हुए, तो ये नहीं बोल सकते कि आप नए हैं। हाँ। तो किसी के भी दिमाग में ये नहीं था कि हम नए हैं, हम अंडरडॉग हैं या कुछ करके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अंडरडॉग खेल रहे होते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, तो 99.99% आप हमेशा अच्छे ही करते हैं, क्योंकि आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। और वही सही चीज शायद हमारी टीम के साथ भी हुई। सही बात है। अच्छा, एक चीज जो याद आती है वो याद आता है आपका डेब्यू, और आपका डेब्यू विराट कोहली की कप्तानी में। ये मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। विराट कोहली के साथ भी आपका जो कनेक्शन है वो पहले से भी है, पहले से भी आप उनको जानते हैं, इंडिया खेलने से पहले आप उनके साथ खेले हुए हैं। विराट कोहली एज अ कैप्टन मैं बाद में आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता था कि यार ये इतना बड़ा बल्लेबाज, उस समय पे लगता था कभी कि यार ये ओझा भाई से मेरी बात हो रही थी, प्रज्ञान ओझा भाई से, उन्होंने कहा यार उस समय पे मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं था, उस समय पे बस ये था कि यार अभी ये सीरीज अच्छी हो जाए। इंग्लैंड में बुलाया गया था दोनों को एक साथ, ये 2011 की बात है, टेस्ट सीरीज में बुलाया गया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस विराट कोहली को आप जानते थे उस दौर के, क्या आपको कभी देखकर उस समय पे लगता था कि यार ये इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा? यार विराट टैलेंटेड शुरू से बहुत ज्यादा था। यस, हम्म। उसके वर्क एथिक्स, अभी जब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो इस शरीर के साथ काफी लंबा नहीं चल सकता है, तो उसने फिर अपने वर्क एथिक्स पूरे पूरे 180 डिग्री घुमा दिए। हम्म। क्योंकि अंडर 19 का जब हम एक टूर्नामेंट खेल रहे थे एनसीए का, और जोन के हमारे मैचेस थे, मुझे याद है कि 3 मैचेस में उसने लगातार एक 200, एक 180 और 200 और एक 80 बनाया था उसने 6 इनिंग में। तो हम्म। वो टैलेंटेड, और अंडर 15 से वो 200 बनाता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो लंबी इनिंग खेलने का उसे आदत नहीं है। तो हम्म। टैलेंटेड वो शुरू से ही था, रन वो शुरू से ही बना रहा था, उसे लंबी इनिंग खेलनी शुरू से ही आती थी। ऐसा नहीं है कि उसे बाद में कुछ हुआ है ऐसा कुछ करके। लेकिन उसने अपने वर्क एथिक्स, उसे ये बहुत जल्दी समझ में आ गया, जब उसका बड़ा लेवल जो इंडिया लेवल पे या जो आईपीएल लेवल पे उसे ये लग रहा था कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उतना अप टू मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना वो चाहता है, या जितना बेसिकली वो लेवल मांग रहा है। हम्म। तो उसने अपने वर्क एथिक्स टोटली घुमा दिए। वो दिन रात अपना, उसे लगा कि उसकी बॉडी थोड़ी सी हैवी है, तो उसने उस बॉडी को लाइट करने के लिए, मैंने उसका प्रोसेस देखा है बेसिकली ट्रेनिंग। आज विराट कोहली वर्ल्ड फेमस है ट्रेनिंग के लिए, क्या ट्रेनिंग वो करता है। तो वो प्रोसेस मैंने उसका देखा है। वो खाना क्या खाता था उस टाइम पे, लिटरली उसने एक इंटरव्यू में बोला कि वो इतनी अच्छे खाने पे या इतनी अच्छी डाइटिंग पे था कि वो रात को उसे लगता था कि चद्दर ही खा लूं, भूख लग रही होती थी, लेकिन वो नहीं करता था। तो हम्म। मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी इस चीज के पीछे जो उसने अचीव करी। बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिवोटेड था, और उसके बाद फिर ये चीजें हुई और वो उसके लिए अच्छी भी होती हुई चली गई। और आज विराट कोहली जिस लेवल पे है, उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क और बहुत ज्यादा मेहनत है। अच्छा, उस वक्त पे भी क्या ड्रेसिंग रूम में उनको लेकर के बातें होती थी कि यार ये बड़ा बनेगा एक दिन, यार ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा यार एक दिन? अंडर 19 लेवल पे, या उस वक्त पे अंडर ऐसा 19, हाँ। था, ठीक, इंडिया खेल जाएगा लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज नहीं बनेगा? नहीं देखिए, उस टाइम पे ये तो कोई नहीं बता सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ। कोई भी उस टाइम पे पाजी खेल रहे थे। तो और हम्म। पाजी तो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज थे ही, और अभी भी भगवान के नाम से उन्हें सब जानते हैं। तो किसी को लगता नहीं था कि भाई इस लेवल से ऊपर भी क्रिकेट का लेवल हो सकता है। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी अब ये था कि हाँ भाई बहुत कमाल का प्लेयर है, और ऊंचे लेवल के लिए ये प्लेयर बना है। ये नहीं था कि यार यही 19 खेलेगा या इंडिया खेल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। सबके दिमाग में ये था कि हाँ यार ये ऊंचे लेवल के लिए प्लेयर बना है, जैसे इसके बैट से लगती है। और जो इनिंग्स इसने उस टाइम पे खेली थी अंडर 19 में, या उसके बाद जो खेली है रणजी ट्रॉफी में, वो काफी कुछ इनिंग्स ऐसी, इतनी गट्सी इनिंग्स हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगी। तो उन इनिंग्स को देखते हुए लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं ऊंचा लेवल अच्छे टाइम के लिए रिप्रेजेंट करेगा। और अभी तो आप देख ही सकते हैं भाई, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, वर्ल्ड का नंबर 1 फील्डर है। फिटनेस वाइज आप देख लीजिए, इंजरीज लकीली उसे नहीं होती हैं, और टचवुड हो भी ना आगे, यार इंडिया को लंबे टाइम के लिए रिप्रेजेंट करे, इतना अच्छा इंडियन टीम चला रहे हैं। कप्तानी, आपने डेब्यू किया, कॉन्फिडेंस करा होगा क्योंकि पहले से जानते हैं, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस था, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था पहले ही मैच में। जी लेकिन जी। क्योंकि एक ऐसा कप्तान था आपके साथ जिसके साथ पहले से बातचीत है, कोई और नहीं है उसको लेकर के कि यार विराट कोहली, तो ये बिल्कुल। चीज थोड़ा सा नॉर्मल कर देती है चीजों को। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा नॉर्मल कर दिया था मुझे। इनफैक्ट डंकन ने और विराट ने, दोनों ने मुझसे जब बात करी, तो मुझे हम्म। ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं पहला मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस थे जिम्बाब्वे में, मैं पहले 3 मैच नहीं खेला था, तो उससे पहले कम से कम भी नाना करते हुए 6-7 प्रैक्टिस सेशंस हो चुके थे हमारे। हम्म। तो 6-7 प्रैक्टिस सेशंस में बहुत अच्छे से बॉलिंग हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। और विराट
शुरू से जानते हैं, हम लोग साथ में क्रिकेट काफी खेले हैं। तो उसने हमेशा मुझे एक ही चीज बोली कि तू खेलेगा मैच, याद रखियो मैच खेलेगा। कौन सा मैच खेलेगा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तू मैच जरूर खेलेगा। और जब मैं हम पता चला कि चौथा मैच खेल रहा हूँ, विनय भाई की हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी हो गई थी, तो उस टाइम पे फिर चौथा मैच खेलने के लिए मिला, तो विराट ने एक ही चीज बोली कि मोहित मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ तुझे, और तुझे जो करना है अंदर जाके कर। तू 6 बॉलों पे 6 छक्के भी खा जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू एग्रेसिव रहे। एग्रेसिव मतलब कि अपनी बॉलिंग में एग्रेसिव रहे, ऐसा नहीं कि नेचर में आपको चिल्लाना है या कुछ करना है, लेकिन जब तू बॉल डाले तो बॉलिंग में दिखना चाहिए कि तू अपना पहला मैच खेल रहा है। तो वो चीज काफी कॉन्फिडेंस देती है आपको। और जब मैं, लकीली मौसम बहुत अच्छा था और हाँ, बॉल स्विंग बहुत अच्छी हो रही थी, तो सारी चीजें एक कहते हैं ना कि लाइन पे बैठती हुई चली गई, तो सब कुछ अच्छा रह गया। लेकिन टेलर बहुत मेड बड़ा हाथ है उसमें विराट और कोच का। टेलर मेड सिचुएशन फॉर मोहित शर्मा। सिड भाई कह रहे हैं यू आर लुकिंग शार्प। भाई इससे शार्प नहीं लग सकता हूँ मैं। सिद्धार्थ कौल आपको मालूम है कितना शार्प है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आपने पाजी की बात की, और पाजी का नाम लेते ही वो मैच याद आता है जिसमें आपने उन्हें आउट कर दिया था, और उसके बाद आपको फिर अपशब्द सुनने को मिले थे लोगों। पाजी को मतलब वो शायद उनका आखिरी, उसी मैच की आप बात कर रहे थे, वो जो आखिरी मैच था उनका। जी जी, वो आखिरी मैच था उनका, और लाली में मैच हो रहा था हमारे होम ग्राउंड में। हम्म। तो करीबन भी नाना करते हुए 10,000 लोग होंगे ग्राउंड में। हाँ, और जब वो आउट हुए, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात, जब वो आउट हुए तो मैं फाइन लेग पे उससे पहले कभी अपने आप। आउट नहीं किया था उससे पहले मैंने पाजी को कभी, लेकिन पाजी को बॉल डाली है मैंने काफी टाइम पे। एमआरएफ में जब पाजी का टेनिस एल्बो था और वो बैटिंग करने आए थे, तो उस टाइम हाँ, पे मैंने बॉल डाला है पाजी को। फिर आईपीएल में मैं अगेंस्ट में मैंने बॉल डाला था। हम्म। तो कभी साथ खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि कभी साथ खेलूं, लेकिन अभी साथ खेलने का मौका नहीं मिला। तो विकेट जब आप मैंने आउट, बार लिया था। क्या? विकेट आपने उस दिन पहली बार लिया था उनका। हाँ, विकेट मैंने आउट पहली बार किए थे पाजी। हाँ, क्या तो एटीट्यूड चुना आपने। तो बेसिकली बस ये था कि जब मैं आउट होने के बाद फाइन लेग पे गया, तो मेरे जो हरियाणा वाले बंदे थे वो खुद ही मुझे गालियां दे रहे थे, और 5 मिनट के अंदर वो ऑलमोस्ट पूरा ग्राउंड जहाँ 10,000 लोग थे वहाँ मुश्किल से 10 लोग बचे होंगे। नहीं तो उस वक्त पे आपको भी लगा कि यार मैंने क्या कर दिया है, मैंने कुछ बुरा काम कर दिया है आपकी क्या यार देखिए, अगर सच बोलूंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुरा काम कुछ कर दिया है मैंने, फील। क्योंकि मैच मैच ऐसी सिचुएशन में था कि हमें फर्स्ट इनिंग लीड चाहिए थी, और उसके लिए आपको पाजी को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाजी को पाजी खुद रन बनाएंगे। हम्म। ये था कि अगर वो खड़े हो जाएंगे तो वो अपने साथ किसी ना किसी को खड़ा कर देंगे, हम्म। जो कि एग्जैक्टली उन्होंने सेकंड इनिंग में किया। हम्म। लाली की विकेट पे 240 रन चेज करने बहुत डिफिकल्ट है चौथी इनिंग में। हम्म। तो चौथी इनिंग में हमने उन्हें आउट कर दिया, ऑलमोस्ट उनके सारे प्लेयर, और पाजी ने किसको खड़ा कर दिया अपने साथ? धवल को, जो मुश्किल, मतलब धवल ठीक है बैटिंग करता है, लेकिन धवल हाँ। इतना अच्छा बैट्समैन है नहीं, हम लाली की विकेट पर आउट कर सकते हैं। हम्म। लेकिन धवल ने अपनी बॉडी पे बॉल्स खाई। धवल ने हर तरीके से, जिस भी तरीके से बैटिंग कर सकता था, 10 चीजें। पाजी ने बस उसे ये बोला कि तुझे खेलते रहना है, और खेलना भी तुझे बैट से नहीं है, मुंह से खेलना है, कि तू अगर बॉल के पास मुंह लेके जाएगा तो तुझे आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। और उन्होंने धवल को इस तरीके से खड़ा किया कि 240 रन चेज कर गए यार, वो जो एक टाइम पे इम्पॉसिबल दिख रहा था चौथी इनिंग में। ऋषभ पंत की आपने बात की, ऋषभ पंत को लेकर किस तरह से देखते हैं आप, उस खिलाड़ी को किस तरह से देखते हैं? बहुत जल्दी इस लेवल पे पहुंच गया है वो खिलाड़ी कि उसकी अगर वो जरा सा कहीं पे नाकाम होता है तो उसकी आलोचना बहुत ज्यादा होने लग जाती है। वो कहीं जरा से रन बनाता है तो उसकी तुलना, उसके लिए कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा बल्लेबाज मिल गया इंडिया को। आप किस तरह से देखते हैं ऋषभ पंत को, क्योंकि आप ऑफ द फील्ड उनके साथ बहुत ज्यादा बातचीत रही है आपकी, कैसा लड़का है, क्या है, थोड़ा सा बताइए। यार अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक नंबर का बंदा है। ठीक है, बहुत मजा आता है उसके साथ बैठने में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फन लविंग है, हमेशा मजाक करता रहता है चीजों को। और बेसिकली मुझे लगता है कि चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं ना तो अपने ऊपर प्रेशर बना लेते हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है कि उसे ओवरनाइट सक्सेस मिली है, अगर ये कहना बहुत गलत होगा कि बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया है, क्योंकि वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, और कब से क्रिकेट खेलते खेलते उसने कितना परफॉर्म किया है, उसके बाद ही बंदा यहाँ तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है बहुत कि आप 200 बनाइए। बहुत हाँ, स्ट्रगल है उनका, लोग जानते नहीं है, बहुत स्ट्रगल है उस लड़के का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आप रुड़की से आके आपको प्रैक्टिस करनी, फिर कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, हजार चीजें हैं, मैं जानता हूँ सारी चीजें उसकी। हम्म। तो इसलिए ये बोलना कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई और उससे, यस हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे हम लोगों में हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं चीजों को लेके, क्योंकि हमारे पास हर चीज का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी हमारे पास लीजेंड्स के हैं। तो
अगर मैं बॉलिंग अच्छी नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कंपेयर करना शुरू कर दिया जाएगा ईशांत से, भुवी से, बुमराह से, ठीक है। तो वो जज करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस चीज को हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सबकी क्लास और सबकी क्वालिटी अलग अलग है। सेम कहीं ना कहीं ऋषभ के साथ होता है कि अब माही भाई और जो पीछे विकेट कीपर्स आए हैं, खैर अभी तो बहुत लंबे टाइम से माही भाई खेले हैं, तो आप उन्हें एक दूसरे से जज करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा गलत है। ऋषभ पंत अपने टाइप का प्लेयर है, माही भाई एक नो डाउट कैसे खेले हैं क्रिकेट वो हमारे सबके सामने है, और कितना उन्होंने क्रिकेट को ऊपर लाए हैं सबके सामने। लेकिन ऋषभ पंत मेरे नजरिए से मुझे लगता है बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसे अभी वो जितना सीखा है, मुझे लगता है टेस्ट मैच खेलने के बाद वो बहुत कुछ सीखा है अपने क्रिकेट से, और किस तरीके से उसे प्रोसेस को फॉलो करना है उसे अब पता चल गया है। तो आने वाले टाइम में वो बहुत आगे ही आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो अब पीछे मुड़ के देखने वाला है। वो तो पीछे मुड़ के नहीं देख, पक्का पता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अब आप इतना काम कर रहे हैं अपनी फिटनेस पे, मैंने पुराने इंटरव्यूज भी देखे, आप कह रहे हैं मैं पहले से बहुत ज्यादा फिट हूँ, जो बैक है वो बहुत अच्छी हो रखी है इस पे, और गुड टू गो था, मतलब आईपीएल के लिए, मतलब मुझे लग रहा था पूरी तरह से तैयार हूँ। आईपीएल एक तरफ एक ऐसा लॉन्च पैड अब को लेकर के हर कोई ये कह रहा है कि यार जो परफॉर्म, उस वक्त पे इतना ज्यादा नहीं था जिस वक्त पे आपने जगह बनाई थी टीम इंडिया में। उस वक्त पे बुमराह नहीं आया था आईपीएल के थ्रू, उस वक्त पे हार्दिक पांड्या नहीं आया था, कुलदीप यादव नहीं आए थे, युजवेंद्र चहल नहीं आए थे। उस वक्त पे सिर्फ दो तीन ही नाम थे, रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये लोग आए थे। आशीष नेहरा की वापसी हुई थी बाद में टीम इंडिया में। अब आईपीएल ऐसा लॉन्च पैड हो चुका है कि आप आईपीएल में एक सीजन अच्छा कर जाओ, आप इंडिया खेल जाते हो। आप इस तरफ देख रहे हैं? यार देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊं और सच बोलूं कि मैं आईपीएल अभी इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरे सामने आईपीएल थी सबसे हम्म। पहले। हम्म। मैं जब फिट हुआ तो फिट होने के बाद और कोई क्रिकेट थी नहीं। हम्म। नहीं तो जब हमारा प्लान ये था कि हम सर्जरी जल्दी कराएंगे, तो उस टाइम पे मैं यही देख रहा था कि मैं रणजी ट्रॉफी के 3-4 मैचेस खेलूंगा और उसमें अच्छा करने की कोशिश करूंगा, देन मैं आईपीएल में अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो उस टाइम पे आईपीएल थी, तो मेरे दिमाग में था कि हाँ, अब मुझे आईपीएल में अच्छा करना है और उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैं सारे वेरिएशंस पे काम कर रहा था, और मुझे मालूम था कि मुझे 4 ओवर डालने हैं, तो 4 ओवर तक मेरी इंटेंसिटी 100% कैसे रह सकती है, भले ही मैं पहला ओवर डाल रहा हूँ या 20 ओवर डाल रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरी 1 से लेके 20 ओवर तक फील्डिंग करने के बाद भी 20 ओवर में 100% इंटेंसिटी से कैसे डाल सकता हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर रहा था सारी की सारी। तो अभी मैंने प्रिपरेशन थोड़ी चेंज करी है, मैं अपने ट्रेनर से बात कर रहा हूँ, मैं अपने फिजियो से बात कर रहा हूँ, और मैंने उन्हें एक ही चीज बोली है कि आईपीएल का मुझे नहीं मालूम है होगी या नहीं होगी। ठीक हम्म। है, अभी उसके, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है किसी को नहीं मालूम। तो सही बात। अभी मेरे सामने मेरी डेज क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी। तो हाँ। मैं अपने आप को प्रिपेयर अपने ट्रेनर के साथ मिलके, अपने फिजियो के साथ मिलके, मैंने उन्हें बोला है कि मुझे अपने आप को 9 मैचेस के लिए प्रिपेयर करना है रणजी ट्रॉफी के, जो मैं डेज मैचेस खेलने वाला हूँ। उनके लिए मेरी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि मुझे ग्राउंड पे जाके अगर मैं एक दिन 20 ओवर डाल रहा हूँ और नेक्स्ट डे आके अगर मुझे थकान हो रही है, तो इसका मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से काम किया नहीं है। सही तो बात मैं है। उस चीज पे काम कर रहा हूँ कि अपनी फिटनेस को उस तरीके से मेंटेन करूं जहां पे जाके मैं 8 या 9 मैचेस सेम रिकवरी के साथ और सेम एफर्ट के साथ खेल सकूं। तो वो प्रोसेस चल रहा है, अभी वो फिटनेस पे काम चल रहा है। यस, इन बिटवीन अगर आईपीएल होती है और पता चलता है कि आईपीएल 20 दिन या 22 दिन बाद शुरू होने वाली है, देन वापस से आपको अपना कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा गियर, और वापस से आपको वेरिएशन पे आना पड़ेगा, वापस से आपको यॉर्कर पे आना पड़ेगा। यस, अभी स्किल वाला काम शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फिटनेस वाला काम चल रहा है। स्किल वाला काम जब आप एक बार ग्राउंड पे पैर रखते हैं और आपको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए लगता है टाइम। ऐसा नहीं है कि आप चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, क्योंकि स्किल्स, हमारा गेम ही स्किल्स का है, तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है स्किल्स पे। चलिए, मतलब अभी शॉर्ट टर्म गोल जो है वो आईपीएल है, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएल वो पहला कदम होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि मोहित शर्मा और कितना आगे जा सकता बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी पूरा कोशिश मेरा यही है कि कैसे भी करके हम हरियाणा की क्रिकेट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, या हम कैसे जाके और सेमीफाइनल और फाइनल खेल सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा हरियाणा का साइड यंग साइड है, सारे के सारे ऑलमोस्ट। आप देखेंगे हमारा स्पिनर्स अटैक, आप देखिए तीनों प्लेयर हमारे इंडिया खेल रहे हैं, मिश्रा, चहल और जयंत। उसके है। बाद अब हमारे फास्ट बॉलर उठा लीजिए, मैं खेल रहा हूँ, हर्षल पटेल अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इतने टाइम से, हमारा आशीष हुड्डा बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे अमन है लड़का, अजीत चहल है, ये सब इतने अच्छी क्रिकेट काफी टाइम से, पिछले 5-6 साल से अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो हमें एक सीजन अच्छा चाहिए जहां पे हम साथ में मिलके, हमने क्लिक किया नहीं, और उसके बाद हमारा ओवरऑल पूरा क्रिकेट चेंज हो जाएगा। तो मुझे हमेशा लगता है कि जब रणजी ट्रॉफी अच्छा करेगी, तभी प्लेयर बड़े अच्छे निकल के आएंगे। अच्छा, आखिरी के कुछ एक दो सवाल बस आपसे। एक मैं वो किस्सा जानना चाहता हूँ आपसे, आपने पहले भी बताया, मुझे पता है, लेकिन वो जो माही भाई के नाराज होने वाला किस्सा था ईश्वर पांडे के साथ, वो बहुत फनी स्टोरी है, मतलब उसे जितनी बार सुन लो आपके यार वो आपके लिए ऐसा और किस्सा है तो आप मुझे बता सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के नाराज होने की। ये मतलब कुलदीप भाई बोल रहे थे, कुलदीप भाई ये किस्सा बताते हैं कि माही भाई ने उनको एक गेंद पहले बोला
कि वहां पर फील्डर रख ले। कुलदीप यादव के कान में नहीं पहुंची उनकी आवाज हल्ले की वजह से, तो कुलदीप यादव ने अगली गेंद पे वही चौका खा लिया। भाई गए उसके पास और कहे कि अबे 300 मैच खेला हूं मैं, अगर कुछ बोल रहा हूं तो सुन लिया कर। नहीं, ये चीज बोल सकते हैं भाई भाई, बोल सकते हैं भाई भाई। हमने बहुत सारी चीजें सुनी है यार उनसे, बहुत डायलॉग खाए हैं उनके, इतना क्रिकेट खेला उनके अंडर में। आपके पास हो तो सुना दीजिए, वरना वही सुना दीजिए ईश्वर पांडे वाला। एक किस्सा तो आपने सुना ही है, ये है। दूसरा किस्सा एक बार हुआ था कि हम रायपुर में मैच खेल रहे थे, और रायपुर में थोड़ा सा ग्रीन विकेट था। हाँ। तो उस टाइम पे अगेंस्ट दिल्ली मैच खेल रहे थे हम लोग, जैकपा दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे। और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बेसिकली ऑफ द विकेट वाली स्ट्रेंथ है, और वो विकेट वैसी थी। हाँ। तो जनरली माही भाई बहुत कई बार होता है ना कि अगर विकेट थोड़ी सी सपोर्टिव है तो आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वह जनरली वो करता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ, ये बंदा यहाँ पे कर सकता है काम, और इसका स्ट्रेंथ भी है यही वाला, तो कर सकता है। तो नेगी और मैं उस टाइम पे खेल रहे थे मैच, और नेगी के लिए भी थोड़ा मॉइस्चर था विकेट में, तो घूम भी जाता अगर वो टिप्पे से बॉल डालता तो उस मैच में बेसिकली टाइम आउट हुआ था 9वें ओवर में। 9 ओवर से पहले मैं 2 ओवर डाल चुका था, 2 ओवर नेगी डाल चुका था, और 9 ओवर होते होते मैं एक कैच भी छोड़ चुका था। तो तो जब टाइम आउट हुआ, और उससे पहले मैं और नेगी थोड़ा ज्यादा साथ में रह रहे थे, तो बैक टू बैक हमारे 2-3 मैच खराब चले गए थे। तो माही भाई बोले टाइम आउट में, जब टाइम आउट में सबको बोलने के बाद हम दोनों को बुलाया और बोले कि अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हो ज्यादा, तो एक दूसरे से अलग होना शुरू कर दो, क्योंकि एक दूसरे का तुम काट रहे हो। तो उनका कहने का मतलब था कि अगर तुम एक दूसरे की कमर खुजाओगे तो फिर उसमें बात बनेगी नहीं। अगर मेरी कमर में खुजली है, मैं बोलूँ तू खुजा दे, और तेरी कमर में खुजली है तो मैं खुजा दूं, तो उससे बात बनेगी नहीं। तो बेसिकली वो वाला भी किस्सा बड़ा, मैं बता नहीं सकता है जो लैंग्वेज यूज होती है बस, लेकिन आप सोच लीजिए सारे के सारे समझदार हैं क्या चीज यूज हुई होगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब हमारा एक शूट था, मैं नेगी और माही भाई तीनों ही थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कह रहे क्या हुआ तुम अलग अलग बैठे हो? मैंने कहा अभी तो आपने यार इतना सुनाया है पिछले वाले मैच में, आप कह रहे हो अलग अलग बैठे हो, साथ में बैठने की हिम्मत। मैं तो भूल गया। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने बोला यार मोहित, मैं तो ग्राउंड की बात ग्राउंड में रखता हूँ, मुझे याद भी नहीं है क्या किया था तुमने। फिर उनका एक पेट चीज है कि वो बोलते हैं कि देख इंसान है, गलतियां करते हैं, लेकिन सेम गलती रिपीट मत करो। अगर रिपीट होती भी है तो बीच वाली चीज को बढ़ा दो, ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दो। अच्छा, ये तो काफी सारे किस्से हैं। आपका व्लॉगिंग वाला शॉट, ये जो वीडियो व्लॉग्स है, वो शौक आपको कब से चढ़ा? मैं ये देख रहा हूँ कि किंग्स 11 पंजाब में आप गए, वहां से आपने व्लॉगिंग शुरू की, और उसके बाद एक वो बहुत फेमस वीडियो जो शायद आप ही ने शूट किया है, क्योंकि जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सामने प्लेयर बैठे हुए हैं आपके, जादव। हाँ केदार जाधव, उनके उनके केदार जाधव। हाँ, केदार जाधव, उनके चश्मे में रिफ्लेक्शन में आप ही दिख रहे हैं वीडियो शूट करते हुए। यार वो हुआ था एक्चुअली वो सीएसके में। अब एक चीज और, मैं उसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। माही भाई, जब भी इंडियन टीम में व्लॉग शूट होता है ना, चाहे यूजी भाई का हो, आज तक नहीं आया कभी उसमें। एक हार्दिक पांड्या शूट कर रहे थे ऑन एयर, मतलब प्लेन में बैठ के, उसमें भी हार्दिक पांड्या आए तो उसे साइड कर दिया। आपने जो वीडियो शूट किया उसमें उन्होंने बाकायदा बोला है कि बहुत ऊंचे विचार हैं इनके। यार क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे ज्यादा। वो बेसिकली हमारी ट्रैवलिंग में जो मस्ती होती है उन चीजों के लिए, या आप हंसी मजाक, या आप टंग ट्विस्टर क्या कैसे खेलते हैं, या फिर ट्रिक क्वेश्चंस जो थे, वो सब चीजें करनी थी। और मैं सीजन तो खेल नहीं रहा था यार, कुछ ना कुछ तो करवाना ही था उन्होंने। तो उन्होंने लगा कि ये बंदा सबसे खाली है, मैचेस वैचेस खेल नहीं रहा है, तो इससे यही करवा लो। तो लेकिन वो बहुत अच्छा फन था। किंग्स 11 में भी करवाया था उन्होंने उस टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है कि आप मजाक कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट हल्का कर रहे हैं टीम का, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, आप सब मेहनत कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए होता है कि एक बंदा थोड़ा सा एनवायरनमेंट हल्का करे, मन हल्का कर दे। किंग्स 11 में स्मार्ट वाला सवाल बिल्कुल सही था, आप बिल्कुल एक स्मार्ट क्रिकेटर हैं, और आप हमेशा लगते भी हैं। थैंक यू यार। थैंक यू भाई। मैं बस यही जानना चाह रहा था जाते जाते, बस आपसे एक आखिरी बात ये जानना चाहता हूँ कि मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि धोनी भाई को संन्यास अभी ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोहित शर्मा किस तरह से देखते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को? कभी भी जब वो जाएंगे तो आप किस तरह से याद करना चाहेंगे महेंद्र सिंह धोनी को? कौन था महेंद्र सिंह धोनी? यार देखिए, पर्सनली तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है महेंद्र सिंह धोनी, और मैं सारी क्रिकेट उसके अंडर खेला हूँ। अपनी जितनी भी हाई लेवल की क्रिकेट खेला हूँ, भले ही वो सीएसके के लिए हो जब मैंने क्रिकेट शुरू करी, या भले ही मैं इंडियन टीम के लिए खेला हूँ, 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, वो भी सब कुछ मैंने उन्हीं के अंडर खेला है। तो एक आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, साथ में रहते रहते आप ऑफ द फील्ड इतना साथ में रहते हैं। तो मेरे लिए नो डाउट कि मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। और अभी तो खैर मिस करने वाली बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि
क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बॉडी उनका ठीक है, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी उनकी अभी भी। अगर आप बोलेंगे तो रन थ्री एक शॉट इंटरवल, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन है, अब उन्हें भागना भी सिर्फ विकेट के बीच में ही है और कीपिंग करते हुए बहुत ज्यादा भागना नहीं है। तो अगर उनका बैट ठीक हो जाता है तो मुझे लगता है कि अभी काफी क्रिकेट बची हुई है उनके अंदर। और अभी जैसे मेरी दोस्तों से बात हुई है, जो भी सीएसके का कैंप लगा हुआ था, दीपक से बात हुई हो या करण से बात हुई हो, रैना भाई से बात हो रही हो या भज्जूपा से बात हो रही हो, तो सबने एक ही चीज बोला है कि वो बैटिंग अभी जितनी पहले कर रहे थे उससे नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आसे पासे ये चीजें सोचने की बनती हैं अभी तो, जितना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ महेंद्र सिंह धोनी का, और मैं एज ए फैन में ये चाहता हूँ कि वो वापस आए ग्राउंड में खेलें। हाँ, मैं जब उनके अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो मार कम लगाएं, लेकिन आए ग्राउंड में खेलें और एंटरटेनमेंट करें यार। आता है उनको वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर्स। उन्हें पता है, वो उन्होंने एक दो बार कर दिया ऐसे, उन्होंने नॉन स्ट्राइकर खड़े रहते हैं तो पता होता है, उन्हें बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है तू वाइड यॉर्कर डालेगा, वो पहले ही ऐसे बैट वैट घुमाना शुरू कर देते हैं इधर शेडो में ना, मुझे दिखाने के लिए कि ये वाला मारने वाला हूँ। तो वो चलता रहता है मजाक, अच्छा लगता है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मन बना रहता है ग्राउंड में, कंपटीशन होना चाहिए ग्राउंड में यार, अच्छा है। सही है, सही है, सही है। चलो मोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और उम्मीद ये करते हैं आप भी स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो, और बहुत जल्दी हम आपको पहले तो आईपीएल में देखें, उसके बाद ब्लू जर्सी में वापस देखें। Hopefully brother, hopefully. Thank you so much Rohit bhai, thank you, bye, take care, stay safe, bye. Thank you, bye. So there you go guys. मोहित भाई बहुत कमाल के इंसान है सबसे पहले तो, और जब भी बात हुई है, जितनी भी बात हुई है, बहुत हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और पता नहीं शायद शिकी भाई से सीखा उन्होंने ये सारी चीजें, क्योंकि बड़ा कमाल का उनका हमेशा से रिस्पॉन्स रहा है, और आज भी आपने देखा कि बिल्कुल चिल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, और हर तरह के किस्से उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किए, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो। आप लोगों के जितने सवाल थे मैंने कोशिश की अलग अलग तरह से लेने की, जो मुझे सवाल भेजे गए थे इस चैट में, जो है वो सवाल यार बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा लेना, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी कुछ कुछ जो वेरीफाइड टिक्स थे वो, क्योंकि क्रिकेटर्स के कमेंट्स थे तो उन्हें बताना थोड़ा सा जरूरी था, तो इसीलिए मैंने वो बताया। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और आई होप कि आगे भी क्रिकेटर्स जुड़ते रहेंगे, और आप लोगों के साथ मैं लाइव जुड़ता रहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।